माय नेम इज़ किशन और आज हम एमपी जेल प्रेरी का एक और सेक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है जनरल साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान, जो कि आपका जनरल साइंस एमपी जेल प्रेरी में आया हुआ था। इसका हम पहला पेपर देख रहे हैं। पहला पेपर है आपका 29 सितंबर 2018 को डे फर्स्ट में और शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ठीक है ना, देखते हैं इसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के क्या आए थे और उन्हें किस तरीके से हल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। देखें, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है उन्होंने कि जब हम पानी से भरी एक बाल्टी को उठाएं, चाहे भरी हो चाहे खाली हो, उठाना उसको आपको हाथों से ही है, या फिर अगर पानी को अगर आप खींचोगे तो या तो आप खींचोगे रस्सी से, तो रस्सी भी कहाँ से खींचेगी, आपके हाथों से ही खींचेगी। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आपकी जो हाथों की मांसपेशियाँ हैं उसका इसमें यूज़ होता है। ठीक है ना, तो कौन सा बल आएगा इसमें फ्रेंड्स, आपका पेशीय बल आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना कि जब भी शारीरिक रूप से कभी भी कोई भी आपका कार्य होता है तो हमेशा पेशीय बल में आता है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर, देखें फर्स्ट का आंसर है पेशीय बल। चल देखें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग या फिर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कहलाती है या फिर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले अपन ये समझ लें कि ये होती क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या होता है या फिर अप्रत्यक्ष रोग किस तरह के होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने घुमा के आपको दे दिया है। ठीक है ना, वेक्टर बॉर्न क्या होता है कि परजीवी जनित रोग होते हैं ये। ठीक है ना, परजीवी जनित रोग मतलब क्या कि जिस तरीके से हमारी घरेलू जो मक्खी होती है, ठीक है, कूड़ा करकट गंदगी पर जाके बैठती है और वहाँ पर जब बैठ जाती है तो वहाँ से जो परजीवी होते हैं उसके पंखों पे आ जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब वो गंदगी पे जाके बैठती है तो उसके पंखों पे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म परजीवी उसके पंखों पे आके बैठ जाते हैं और जब वही आपकी जो मक्खी है वहाँ से उठकर हमारे घर के खाने पीने और अन्य स्थानों पर आके बैठती है तो क्या होता है कि वो मक्खी उन परजीवी को वहाँ पर छोड़ देती है, उतार देती है, जिससे क्या होता है आपके रोग बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये वही है वेक्टर बॉर्न डिसीज। मतलब क्या होता है कि एक जगह से परजीवी को उठाकर दूसरी जगह पर छोड़ देना। तो ये कौन करता है, देखिए फ्रेंड्स, एक तो मक्खी करती है आपकी, ठीक है ना, और दूसरा आपका मच्छर। ठीक है ना, तो मच्छर से जनित रोग कौन से होते हैं फ्रेंड्स, आपका होता है मलेरिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो मलेरिया है वो आपका कौन सा है, एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है। ठीक है ना, मलेरिया परजीवी जनित रोग है एवं इस परजीवी का नाम भी आपको याद पता होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या होता है, इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, इसका नाम याद रखें, प्लाज्मोडियम होता है। इसमें आपका जो प्रभावित अंग है इस बीमारी में क्या होता है, तिल्ली एवं आरबीसी जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रभावित अंग में आता है तिल्ली और आरबीसी। और इसका वाहक मच्छर जो होता है उसे बोला जाता है मादा एनाफ्लिज मच्छर। ठीक है ना, चलिए, और इसके लक्षण भी क्या होते हैं फ्रेंड्स। लक्षण में क्या होता है कि ठंड लग के तेज बुखार आता है। चलिए देखें, आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीज या फिर अप्रत्यक्ष रोग से आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलें देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सॉरी किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ होती हैं। ईजी है फ्रेंड्स ये भी। ठीक है ना, इसमें क्या है कि आपका जो डीएनए है, ठीक है ना फ्रेंड्स, डीएनए, ठीक है ना, तो जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना फ्रेंड्स, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, इसमें आपकी अगली पीढ़ी से संबंधित जानकारियाँ संबंधित होती हैं। अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके जीन में भी आपका जो डीएनए है, सॉरी आपको जो डीएनए है उस डीएनए में आपके दादा परदादा पिता सभी की जो जानकारियाँ हैं वो मौजूद रहती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये जो डीएनए है इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। कब की थी, 1950 में। चलिए ये याद रखना फ्रेंड्स। चलो देखें क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर डीएनए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। देखो फ्रेंड्स, दोनों में एक ही बात बोली गई। उन्होंने क्या बोला है, मजबूत और गैर लचीला। गैर लचीली का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स, वो मजबूत ही है। ठीक है ना, दोनों में एक ही बात उन्होंने बोल दी। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मजबूत और गैर लचीली, आराम से आप लोग कर सकते हो। संयोजी ऊतक है या ऊतक कहलाता है। तो ये होता है आपका क्या, हड्डी या फिर बोन। ठीक है ना, ये क्या होती है, बहुत मजबूत होती है हमारे शरीर में और गैर लचीली होती है। ठीक है ना, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जो शिशु होता है, ठीक है ना, तो शिशु जब पैदा होता है तो उस टाइम पे उसकी जो हड्डियाँ होती है उनकी संख्या होती है 300। ठीक है ना, तो उस टाइम पर जो उसकी हड्डियाँ होती हैं वो लचीली रहती हैं। लेकिन समय समय पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं गैर लचीली और कठोर और ठोस हो जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जो हड्डियां हैं तो ये कैसी हैं, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। याद रखना। इसमें एक और उन्होंने बोला है क्या, देखें इसमें एक और उन्होंने बोला है टेंडन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो टेंडन क्या होता है, टेंडन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है ना, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ देता है। ठीक है ना, ये बस इतना सा याद रखना आपको। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ देता है। ठीक है ना, और ये काय के बने होते हैं, ये कोलेजन के बने होते हैं। वो ये एक संयोजी ऊतक है, याद रखना है। ठीक है, इसमें एक और नेक्स्ट देखें क्या दिया है। इसमें उन्होंने दिया है आपका कार्टिलेज या फिर उपास्थि। ठीक है ना, ये भी क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने के काम करता है। यह शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने के काम में भी मदद करता है। ठीक है ना, इसी आपके कार्टिलेज की मदद से हमारा जो सभी अंग हैं सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। चलिए इसमें एक और उन्होंने ऑप्शन दिया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबकी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसमें नेक्स्ट आपको दिया है क्या,
लिगामेंट, ठीक है ना। लिगामेंट क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, बस इतना सा याद रखना है फ्रेंड्स आपको, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक टेंडन और एक लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना, और लिगामेंट क्या होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बस इतना सा याद रखना है। चलिए देखें आंसर चेक करें, हड्डी या फिर बोन, ठीक है। चलें अब आए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, डैश एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ईजी है फ्रेंड्स, जब हम खेतों में कोई भी फसल को उगाते हैं तो उस फसल के साथ में अवांछित पौधे उग के आ जाते हैं, ठीक है। मान के चलो आपने अगर गेहूं, चना, ठीक है, सोयाबीन, कोई भी आप फसल उगाओगे तो वहाँ पे अवांछित पौधे उगाते हैं, ठीक है ना। उन अवांछित पौधों को क्या बोला जाता है, उन अवांछित पौधों को बोला जाता है वीड या फिर खरपतवार, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इन्हें क्या किया जाता है, फिर हाथ से उखाड़ के अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें अपन किसी यंत्र के द्वारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसी खेत में अपनी जो फसल है, गेहूँ, चना, मक्का सब लगी होती है, तो वो भी खराब होगी, तो इसे क्या किया जाता है, इसे हाथ से निकाल के हटा दिया जाता है। चलें आंसर चेक करें, देखिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था फ्रेंड्स, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए थे, लगभग आप मान के चलिए कि 90 या 95% बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे थे, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से हल करना था मैं आपको बता देता हूँ। देखें क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ने पहले, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें, ठीक है ना। हीलियम का 16 ग्राम हमको दिया है और उसमें ये बताया है कि आपको परमाणु की संख्या बताना है, और यहाँ इन्होंने एक हिंट दी है क्या, कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4.0 यूनिट, ठीक है ना। ये आगे तक होता है, इस फ्रेंड ये इन्होंने थोड़ा सा कम दिया है, 4.0096 ऐसा समथिंग कुछ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है 4.0 यूनिट दिया है। चलिए देखें आप किस तरीके से करना है, इसे इस तरीके से करना था फ्रेंड्स। देखें क्या होता है कि आपके 4 यूनिट ऑफ हीलियम, ठीक है ना, 4 यूनिट ऑफ हीलियम में मैं एच लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन मत समझना, एच ही है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हीलियम में जो आपका क्या होता है, एक परमाणु बनता है इससे, ठीक है ना, आपका 4 यूनिट ऑफ हीलियम से एक परमाणु बनता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना याद रखना है। तो क्या होगा कि 1 यूनिट ऑफ हीलियम से, ठीक है ना, 1 यूनिट ऑफ हीलियम से आपका कितना परमाणु बनेगा, 1/4 परमाणु, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखें हमें निकालना है कितना, कि 16 ग्राम परमाणु, 16 ग्राम हमें क्या दिया, हीलियम दिया, तो हम क्या करेंगे 16 यूनिट लेके चलेंगे, 16 यूनिट ऑफ हीलियम, ठीक है ना। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या है 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, और ये बनेगा आपका परमाणु, ठीक है। अब देखें यहाँ से 4 से हम क्या करेंगे, 16 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। मैं इसे हटा के दोबारा लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। देखें तो क्या होगा कि 16 यूनिट ऑफ हीलियम, इसमें आपके कितने बनेंगे परमाणु, 4 परमाणु, ठीक है ना। हमारा आंसर तो वैसे यही हो जाता फ्रेंड्स, लेकिन क्या है कि उन्होंने परमाणु तो पूछा है, लेकिन परमाणु का जो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, वो आपका काय में आ रहा है, वो मोलर परमाणु में आ रहा है। तो मोलर द्रव्यमान में हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान, एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। बस फ्रेंड्स आपको इतना सा याद रखना था और कुछ नहीं है, कि एक परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना। हमें 4 का निकालना है, तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखें 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा, देखिए मैं इसे हटा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब अपन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6 4 × 24.088 इंटू 10⁻23, ठीक है, मोलर द्रव्यमान में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे 24.08 दिया है, 88 दिया हुआ है, तो इसे 9 अगर अपन राउंड फिगर करें, उन्होंने राउंड फिगर करके कर दिया है, तो कितना आ गया 24.09 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स। देखें कहाँ दिया है, ये फर्स्ट वाला आपका आंसर आ रहा है 24.09 इंटू 10⁻23। इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। बस दिक्कत क्या थी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी होना जरूरी थी, ठीक है ना, जैसे कि इसका मूलर द्रव्यमान क्या था, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें इसका आंसर चेक कर लें, 24.09 इंटू 10⁻23। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमें बताना है। तो क्या है, एक परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु में नाभिक होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और नाभिक में आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह उसके चारों तरफ भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसकी खोज किसने की थी, किस चीज़ की, नाभिक की। तो नाभिक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, ये आपकी की थी रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्ती प्रयोग के द्वारा, ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है, स्वर्ण पत्ती से के प्रयोग से की गई थी। और इसे कब इन्होंने खोज किया था, 1911 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये याद रखना, इन्होंने क्या किया था कि एक स्वर्ण पत्ती ली। स्वर्ण पत्ती का मतलब है कि एक सोने से एक पतली सी पत्ती बनाई उन्होंने, एक चादर टाइप की बनाई, ठीक है ना, पतली सी
सोने की थी। उस पर क्या हुआ, इन्होंने अल्फा और बीटा कणों की बमबारी की, ठीक है ना, अल्फा और बीटा कणों की बमबारी की। तो कुछ कण ऐसे थे जो कि उस पत्ती के ऊपर रह गए और कुछ कण ऐसे थे कि उस पत्ती को छेद कर पार निकल गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन्होंने उसी का निष्कर्ष निकाल के इन्होंने उसमें पता किया कि परमाणु का नाभिक कहाँ पर होता है, उसमें कैसे उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें फ्रेंड्स क्या है। देखिए जंग का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जंग का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ये होता है आपका Fe2O3, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे क्या पढ़ा जाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना फ्रेंड्स। याद रखना ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहेगा Fe2O3, ठीक है। ये जंग का रासायनिक सूत्र है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, आयरन ऑक्साइड। चलिए देखें जरा Fe2O3। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखें यहाँ दिया है इन्होंने, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रख कर मापी जाती, ठीक है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर पर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई होगी। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे घुमाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ क्या किया है इन्होंने कि इस तरीके से कोई मीटर आपका दिया है, मीटर स्केल इस तरीके से दी है आपकी। देखें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इस तरीके से मीटर स्केल दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कोई भी डिबिया रखने से पहले इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से बीच में ऐसे यहाँ डिबिया रख दी है, ठीक है ना। अगर मान के चलो यहाँ पर 3 पे है और यहाँ पर मान के चलो 7 पे है, तो उन्होंने पूछा है इस डिबिया की लंबाई क्या होगी। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 4। तो यही हमें इसमें करना है आंसर में। देखें जरा किस तरीके से करेंगे। यहाँ इन्होंने दिया है कि ऊपरी जो लंबाई है वो है 29.2 सेंटीमीटर और नीचे जो लंबाई है वो है आपकी 25.7 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसे आपको माइनस कर देना है। देखिए माइनस करके आएगा, यहाँ से 12 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 5 बचेगा, ठीक है ना। दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा आपका, ठीक है। 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना बचा फ्रेंड, 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस डिबिया की लंबाई कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ईजी था क्वेश्चन, बस आपको घुमा दिया है और कुछ नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर। तो फ्रेंड्स देखें क्या बोला है इन्होंने कि ऐसे घर जिनकी बाहरी दीवारें काय से बनी होती हैं, खोखली ईंटों से बनी होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह के अगर हम घर को बनाते हैं कि बाहरी दीवारों पर हम खोखली ईंटों को लगाएं, ठीक है ना। तो खोखली ईंटें जब हम लगाते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि इन खोखली ईंटों में हवा भरी रहती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब हवा इनमें भरी रहती है तो क्या होता है कि बाहर का जो तापमान है फ्रेंड्स वो अंदर घर की दीवारों के नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जो ईंटें हैं खोखली वाली उनके अंदर हवा भरी हुई है और हवा क्या होती है फ्रेंड्स, ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है ना। जब ऊष्मा की कुचालक है तो क्या होगी कि बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाती फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस समय या फिर इस तरह के घरों में क्या होता है कि अंदर का जो तापमान है वो नियत बना रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या बोला है देखें इन्होंने, हम आंसर चेक कर लेते हैं। देखें हवा को फांसते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के घर हवा को फांसते हैं ईंटों के द्वारा और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी है, बस आपको कंसेप्ट समझने की देरी है, ठीक है ना। आपको साइंस में कंसेप्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको साइंस में बहुत अच्छी जानकारी होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ये क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है, मान के चलो हमने ये एक दर्पण ले लिया, ये हमने एक दर्पण ले लिया और यहाँ पर ये हमने एक दर्पण लिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वस्तु को इस तरीके से रख दिया है और ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये हमारी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस तरीके से रखा हो कोई वस्तु को हमने तो निर्मित प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि दर्पण में हम जितनी दूरी पर खड़े होते हैं दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर हमारा कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे और उतनी ही दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आंसर चेक करते हैं क्या बोला है, देखें ऑप्शन नंबर आपका देखें, ऑप्शन नंबर 3 वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दर्पण से क्या होगा, दर्पण से हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आंसर चेक करें, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। खमीर का उपयोग, ठीक है ना, खमीर को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, आपका ईस्ट बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपने नाम सुना होगा। एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है। तो देखें फ्रेंड्स ये क्या है, इसमें उन्होंने बोला है कि खमीर का उपयोग
ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम अल्कोहल या फिर वाइन बनाते हैं, अल्कोहल मतलब शराब है, ठीक है ना, वाइन एक और श्रेणी होती है इसी की, शराब की। तो क्या होता है फ्रेंड्स इसमें कि आपकी जो शराब है उसमें आपको यीस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। यीस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यीस्ट का उपयोग किया जाता है किण्वन के लिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के किण्वन के लिए हमें यीस्ट का उपयोग करना पड़ता है। यीस्ट को हम क्या करना पड़ता है कि उस जो भी हम वाइन या फिर आपका अल्कोहल बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, और डालने से क्या होता है कि उसमें किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किण्वन को हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है सड़ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसे सड़ाया जाता है, मतलब आपकी जो शराब बनती है वो सड़के बनती है, इसलिए बोला जाता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उन्होंने बोला है कि कौन से सूक्ष्मजीव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आपके कौन से फ्रेंड्स, कवक, ठीक है ना, जैसे फंजाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये कवक श्रेणी में आता है। तो उसमें क्या होता है, आपने शायद देखा होगा फ्रेंड्स, जो आपका खमीर होता है, खमीर का एक पैकेट आता है जो कि आपकी बेकरी उद्योग में भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, ठीक है। आपकी जो ब्रेड आती है, ब्रेड भी सामान्य स्तर से ज़्यादा फूली हुई रहती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो फूलने का कारण ही होता है उसमें खमीर डाली जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब भी हम मैदे में जब खमीर को मिलाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब उसे बेक करेंगे तो बेक करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो क्या होता है, जो आपका मैदा है वो फूलता है। फूलने का कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए जगह ढूंढती है, और जगह ढूंढती है उससे क्या होता है फ्रेंड्स, वो उस मैदे को ऊपर उठाती है, और उठाते उठाते एक छोटा सा छेद करते हुए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी ब्रेड है वो फूल जाता है, ठीक है, स्पंजी बनता है, ठीक है ना। तो यही कारण है उसके फूलने का। तो ये किस लिए होता है, ये होता है आपके खमीर से। खमीर बहुत अलग श्रेणी होती है, ठीक है ना, कवक टाइप का रहता है, फंगस टाइप का रहता है, ठीक है ना। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवा बंद है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बोला है कि एक विद्युत घंटी है आपकी, इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे एक बेल जार मतलब है घंटी के डिब्बे में रखा गया है जो कि क्या है, एयर टाइट है। एयर टाइट का होने का मतलब क्या है कि उसमें हवा बंद है, मतलब ना तो हवा जाती है और ना ही हवा उसमें से निकलती है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला है देखें, यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि घंटी को हम बजाते हैं, ठीक है ना, और बजाते हुए क्या करते हैं, उसमें से एक कोई छोटी सी जगह से छेद करके वहाँ से क्या करते हैं हम धीरे धीरे उसमें से जितनी भी आपकी एयर है, आपकी हवा है, उसे निकाल दिया जाता है। निर्वात मतलब होता है फ्रेंड्स, उसमें से छोटा सा छेद दिया हुआ है जिसमें से आपका क्या है कि हवा धीरे धीरे हम निकालते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हटा दिया जाता है तो क्या होगा, तो ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा है तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें कि हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता हो जाएगा, ठीक है। तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम क्या होगा, घटता हुआ आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। जो आपकी घंटी है उसके हवा स्तंभ जो आपको सुनाई देगा वो घटता हुआ सुनाई देगा, ठीक है ना। पहले बहुत तेज बजेगी और तेज बजते बजते बहुत धीमे धीमे करके वो बहुत कम श्रेणी तक आ जाएगी, कम आवाज़ तक आ जाएगी। चलिए आंसर चेक करें, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, ठीक है ना। इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका आप अगर सूत्र देखें तो ये सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका हमें आंसर बताना कि ये होता क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। एक आपका एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब होता है कि ये अम्लनाशक होता है। अम्लनाशक मतलब हमारे अगर पेट में अम्लता बढ़ती है, कभी कभी हम सुनते हैं कि हमें खट्टी डकारें आती हैं, तो ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर होता है हमें एक सायरप लिख के देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो सायरप क्या होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, उस अम्ल को खत्म करता है जो कि हमारे अंदर ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है ना। उसे क्या करता है, उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसको कैसा कर देता है, न्यूट्रल कर देगा, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर जो खट्टी डकारें आती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका हमें आंसर क्या लगाना है, देखें फ्रेंड्स, अम्ल तत्वनाशक, ठीक है ना। तो जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है, ये क्षार होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्षार प्रकृति का होता है। और जो अम्ल होता है जो हमारे शरीर में पित्त द्वारा बनता है, तो उसे क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमारा जो खट्टी डकारें आना है वो सब बंद हो जाते हैं। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स एंटासिड है, याद रखना। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड्स कि भूकंप के क्षेत्र जब होते हैं तो वहाँ पर जो भूकंप की इमारतें होती हैं, कौन सी, भूकंप रोधी इमारतें, ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक करें, इजी क्वेश्चन था, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि जब भी किसी पदार्थ को हम उससे क्रिया कराई जाती है, किसी भी चीज़ में क्रिया कराई जाती है, तो क्रिया करने के बाद जब दूसरा उत्पाद बनता है,
ठीक है ना। तो दूसरा उत्पाद जब बनता है तो बनने के बाद उस उत्पाद से हम पहले वाला उत्पाद को नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी रासायनिक क्रिया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम देखें कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, अगर मोमबत्ती जलती है तो जलने से क्या होता है फ्रेंड्स, उसका पूरा मोम क्या होता है, जलकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप उस वाष्प जो उड़ चुका है उससे दोबारा से मोमबत्ती नहीं बना सकते। तो ये आपका कौन सा आपका क्रिया होती है फ्रेंड्स, ये होती है आपकी रासायनिक क्रिया, ठीक है ना। एक और क्रिया होती है भौतिक क्रिया, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी कि हमने अगर किसी उत्पाद को किसी क्रिया कराई और क्रिया करवाने के बाद भौतिक उत्पाद कुछ और बनता है तो उस उत्पाद से हम दोबारा से हम उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा है रासायनिक क्रिया, तो रासायनिक क्रिया देख लेते हैं। पहला है नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करते हैं और वाष्पीकरण करने के बाद जो हमें मिलता है उसके बाद जो वाष्पीकरण हो चुका पानी है वो वापस से हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये तो एक भौतिक क्रिया है फ्रेंड्स, इसमें आपकी रासायनिक क्रिया नहीं है। दूसरा है आपका मीथेन जलना। मीथेन जलने का मतलब है आपकी जो मीथेन गैस है उसका जलना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब भी कोई गैस जलती है, चाहे वो आपकी मीथेन हो, चाहे वो आपकी एलपीजी गैस हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, ठीक है, ये सारी जब गैसें जल जाती हैं तो जलने के बाद आपका जो भी उत्पाद बनेगा वो वापस से मीथेन गैस नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी रासायनिक क्रिया है फ्रेंड्स, याद रखना, बस यही आपका आंसर है। और कपूर है, कॉफ़ी में चीनी घोलना, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके एक भौतिक उत्पाद हैं, ठीक है ना, भौतिक क्रिया हैं, ठीक है। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है, ठीक है ना। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव होगा, ठीक है ना, ये हमको पता करना है, ठीक है। ऐसा कौन सा टेस्टर है जो कम संवेदनशील होगा, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है ये, देखो जो टेस्टर होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो टेस्टर है वो आपका उपयोग में आता है कि बिजली की कहीं पर उपस्थिति है या नहीं, ठीक है ना। कोई भी टेस्टर हुआ ये आपको पता करता है कि आपकी किसी भी वस्तु में या फिर किसी भी वायर में, किसी तार में बिजली की उपस्थिति है या नहीं। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी हमें पता करना है कि कौन सा संवेदनशील ज़्यादा है कौन सा कम है, तो उसको कैसे पता करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। क्या हो कि अगर मान के चलिए आपका एक छोटा सा सेल है जो कि 1.5 वोल्ट का आता है, ठीक है ना। तो 1.5 वोल्ट के आपके जो सेल होते हैं उसमें अगर हम पता नहीं कर पा रहे हैं उस टेस्टर से कि इसमें करंट है या नहीं है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो संवेदनशील क्या है, कम संवेदनशील है, ठीक है ना। मतलब उसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, उसकी संवेदना पता करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारे घर में 240 वोल्टेज आता है, ठीक है ना। अगर 240 वोल्टेज से कम वोल्टेज कहीं पर रहा, मान के चलिए 100 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डिम हो जाना लाइट हमने सुना है। तो जब डिम मतलब लाइट का वोल्टेज कम हो जाना, ठीक है ना। तो जब लाइट का वोल्टेज कम हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो टेस्टर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि वहाँ पर बिजली की उपस्थिति है या नहीं है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैसे पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा उसमें वोल्टेज पता करने की क्षमता होगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमारे पास एक टेस्टर है, ठीक है ना, जो कि 1000 वोल्ट तक, ठीक है ना, कितने वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक का ही हमें क्या पता करके देगा कि वहाँ पर बिजली की उपस्थिति है या नहीं। अगर इससे नीचे वोल्टेज हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें पता नहीं चल पाएगा उस टेस्टर से। तो हमें यह पता करना है कि कम संवेदनशील। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखें ऑप्शन नंबर 3 देखें, एक टेस्टर जिसमें उच्च वाट तापन तंतु हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हीटिंग फिलामेंट आपको लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा उच्च वाट का लगाओगे उसे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब तक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, संवेदना पैदा नहीं होगी उसमें। तो यही हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा, कम संवेदनशील होगा, ठीक है ना। मतलब छोटे से वोल्टेज को ये पता नहीं कर पाएगा, तो ये कम संवेदनशील रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, देखें ये देखिए फ्रेंड्स, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु जैसे हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये कम संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा। हमें वजन की बात चल रही है और यहाँ उन्होंने क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। एजी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका चांदी होती है, जिसे हम सिल्वर भी बोलते हैं, रजत भी बोलते हैं, ठीक है ना। कितना दिया है, 108 यूनिट दिया है। सी मतलब कार्बन 12 यूनिट दिया हुआ है। ओ मतलब आपका ऑक्सीजन 16 यूनिट दिया है। और एन मतलब नाइट्रोजन आपका कितना दिया है, 14 यूनिट। तो हमें कि सबसे अधिक वजन किसका होगा, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आपका एजी मतलब आपका क्या दिया है, चांदी दी हुई है और उसकी यूनिट दी है यहाँ पे कितना, 108 यूनिट, ठीक है ना। तो यही इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है तो उसका वेट भी आपका ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा होगा, देखें ऑप्शन नंबर 3 देखें कि रजत के 10 परमाणु, ठीक है ना। ये आपका मूलक द्रव्यमान में निकाला है फ्रेंड्स उन्होंने, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करें, यहाँ पे रजत दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि रजत को सिल्वर बोला जाता है, चांदी बोला जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए रजत के 10 परमाणु, तो इसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए बीकर में डाल दिया जाता है। थर्मामीटर को, ठीक है, आपने डाल दिया और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है, ठीक है। कमरे का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 36 या 37 डिग्री सेल्सियस समथिंग।
किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन को सिर्फ ये देखना है कि किस थर्मामीटर रीडिंग को, ठीक है, हमें वो रीडिंग देखना है को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए। तो इसमें हमें आंसर देखें फ्रेंड्स कौन सा करना है। इसमें हमें करना है जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। पारद मतलब आपका जो पारा है, ठीक है ना, उसका स्तर स्थिर हो जाए कि अब ना तो कम हो पा रहा है और ना ही बढ़ पा रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका एक स्थिर रीडिंग हो गई है। तो यही हमें पता करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उस समय हमें क्या करना चाहिए, रीडिंग ले लेना चाहिए कि जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद की स्तर स्थिर रहता है, उस समय हमें उसका रीडिंग ले लेना चाहिए। चलिए देखें, आंसर चेक करें। जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, हमारा 20 वाला क्या दिया हुआ है। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। ईजी है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, ठीक है ना। जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसकी बात चल रही है, जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो किन किन तत्वों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स अपन को पता होना चाहिए कि आपके जो हरे पौधे हैं, ठीक है ना, जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जो ज़मीन है, ज़मीन में से जड़ों के द्वारा पानी भी लेंगे, ठीक है ना, और पानी के साथ साथ खनिज का भी उपयोग करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, पोटास है, इसका उपयोग भी वो करते हैं, ठीक है ना। और बाहर से सूरज का जो प्रकाश आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसका उपयोग भी ये लोग करते हैं, ठीक है ना। तो पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए उपयोग के लिए क्या क्या जरूरी है, एक आपका जो पानी होता है, ठीक है, जो कि जड़ों से निकल हम लोग खींच लेते हैं, सॉरी आपके जो पौधे हैं वो खींचते हैं, खनिज है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग याद रखना, ये लोग भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। ऑक्सीजन मत लगा देना। तो हमारा आंसर देखें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये 4 तत्व हैं जो कि क्या करते हैं, आपके हरे पौधे आपकी भोजन बनाने के समय इनका उपयोग करते हैं। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश। फ्रेंड्स आपका जो साइंस है बहुत इजी आता है, बस क्या है फ्रेंड्स, आपके कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे होंगे सारे, ठीक है, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर आपका विज्ञान साइंस यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी सी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इसमें से अगर आपका जो पेपर इस तरीके से आया था, अगर आप 20 में से फ्रेंड्स इसमें से अगर 16 और 17 कर पा रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे कम स्कोर इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी तैयारी और आप लोग और करते हो तो आराम से आप 19 से 20 टच कर लोगे, ठीक है ना, इसमें गेन कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि क्या होता है कि बिल्कुल लीक से हट कर आते हैं, जिनमें हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इसमें कुछ आपको परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है ना, और मुझे बताएं कि कहाँ पर आपको परेशानी आ रही है। और आपको ज़्यादा स्लाइड, हर क्वेश्चन में एक स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। उस स्लाइड में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कई छोटी छोटी सी आपको जानकारी मिलेगी, जो कि क्या करेगी, आपको उस क्वेश्चन से संबंधित आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगी। और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है 2020 में, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। जैसे कि आप लोगों ने मेरा जीके का सेशन देखा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जीके के सेशन में अगर कहीं पर पूछा गया है क्या कि किसी भी एक कोई कार्यक्रम हुआ तो उस समय 2018 में उसका विषय क्या था, तो फ्रेंड्स हमने वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पर 2020 में उसी कार्यक्रम की थीम या फिर विषय क्या रहा वो हमने वहाँ पर दिया हुआ है, जो कि क्या करेगा, आपको 2020 में आने वाले पेपर के लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए आज हम बता लेते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।